स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की एक बड़ी खबर आपको अब हम बता रहे हैं। नीतीश कुमार ऑपोजिशन के इंडिया अलायंस के संयोजक यानी कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर तैयार है, हमें यह जानकारी मिल रही है। और विपक्षी खेमे को बस ममता बनर्जी के रुख का इंतजार है इस बार। तो कांग्रेस तैयार है नीतीश कुमार के नाम पर, ममता बनर्जी का रुख भांपा जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। और मुंबई में जो बैठक होने जा रही है अभी 30 और 1 तारीख को, उसमें उनके बैठक बनने, उनके संयोजक बनने पर जो है बात होगी। और विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी हैं, आपको और तफसील से बताएंगी। जरा बताइए पूरी खबर विजय लक्ष्मी। देखिए सौरभ, अब जो सूत्रों से जानकारी आ रही है वो यही जानकारी आ रही है कि नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि अभी ये चर्चा के लेवल पर है, पर मुंबई की मीटिंग में जो है इस पर और विस्तार से चर्चा होगी कि क्या उनको कन्वीनर बनाया जाए, क्योंकि कन्वीनर का जो काम है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा। और पिछले दिनों अगर आप देखें, जब इंडिया अलायंस शेप में नहीं आया था तो भी नीतीश कुमार ये काम कर रहे थे, जिनसे कांग्रेस असहज थी। उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रीच आउट जो है वो नीतीश कुमार ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया, चाहे वो फिर बीआरएस हो, फिर चाहे वो उड़ीसा की बीजेडी हो। तो अब देखना होगा कि इंडिया अलायंस के भी संयोजक का पद, क्या उस पर भी मोहर लगती है। तो इस रेस में सबसे आगे वही हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, अभी की स्थिति में तो सौरभ कहा जा सकता है कि इस रेस में सबसे आगे नीतीश कुमार का चेहरा ही है। लेकिन जो मुंबई में बैठक होगी उसमें इस पर और विस्तार से चर्चा होगी और कोई मोहर उसी बैठक में इस मीटिंग अच्छा, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के नाम पर राजी है, ममता बनर्जी का रुख देखना है। देखिए, अभी ये जो मुंबई में मीटिंग होगी उसमें तमाम जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं उनका क्या रुख है, क्या है, तमाम चीज़ों को असेस जो है वो किया जाएगा। और ममता बनर्जी क्योंकि बड़ा चेहरा है इंडिया अलायंस की, एक और मुख्यमंत्री हैं इंडिया अलायंस के, अगर मुख्यमंत्री चेहरों की बात करें तो उनसे राय शुमारी और उनका क्या रुख होगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा जो है वो इस बैठक में जो मुंबई में है वो होगी। लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा अभी अगर आप कहें रेस में सबसे आगे है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अंतिम फैसला मुंबई की बैठक में चर्चा के बाद ही होगा। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। देखिए विजय, जो ये खबर दे रही है कि नीतीश कुमार जो उनकी चाहत भी है और जिस काम जो वो सोच रहे थे कि ये पद तो मेरा ही होगा, वो फिर बाद में ऐसा लगा कि ऐसा इसमें तो दौड़ में बहुत और लोग हैं और फिर ये भी हो गया कि एक संयोजक क्यों बनाया जाए, अलग अलग हिस्सों से, तो पूरे देश का अलायंस है तो हर हिस्से से एक एक व्यक्ति होना चाहिए। तो पश्चिम से कोई और हो, मैं पढ़ रहा था कल उद्धव ठाकरे का नाम उसके लिए चल रहा है, ऐसे ईस्ट से ममता बनर्जी का नाम चल रहा है अब उसमें, लेकिन नीतीश कुमार का नाम जो है वो आगे आया है। एक बार जरा देवेंद्र से भी जान ले क्या क्या खबरें सुनते हैं आप नेताओं के बीच। उसमें एक चीज़ सौरभ बहुत दिलचस्प है, मुझे आरजेडी के सोर्सेज से ये जानकारी मिली कि लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि 3-4 राज्यों पे एक संयोजक बनाया जाए जो कि उस क्षेत्र का एक तरह से विशेषज्ञ हो। और अगर लालू प्रसाद ये चाह रहे हैं, और लालू प्रसाद तब चाह रहे हैं जब राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई और सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव के इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उससे सिग्नलिंग ये गया कि शायद कांग्रेस पार्टी की भी ऐसी मंशा हो। लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिहाज से देखें तो वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले वो संयोजक बने, और इसके पीछे वजह ये है, उनको ऐसा लगता है कि ये इनिशिएटिव उनका था। अगर वो संयोजक बनते हैं और जीत हासिल होती है तो स्वाभाविक तौर पे पीएम पद के कैंडिडेट हो जाएंगे। लेकिन ये 3-4 राज्यों वाला संयोजक वो थोड़ी बनना चाह रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, उनको तो बनना है प्रधानमंत्री का चेहरा। नहीं, ये बात हो रही है कि शायद संयोजक मंडल बना दिया जाए। हाँ, ये झगड़ा ही ना हो कि कौन संयोजक है, कहाँ से बनाया जाए। तो जितने सीनियर लीडर्स हैं उनका एक संयोजक मंडल बना दिया जाए और वो चलाए जो है। तो कौन कौन हो सकता है जैसे तो उसमें पहले चेयरमैन की और डिप्टी चेयरमैन की बात हो रही थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन हो जाएं, एमके स्टालिन डिप्टी चेयरमैन हो जाएं, उसके बाद उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, बाकी 4-5 नेता जो है वो जो वरिष्ठ नेता हैं वो तो बड़ी नाइंसाफी होगी नीतीश जी के साथ। नीतीश जी के साथ सवाल ये है कि नीतीश जी को ये काम तो लालू प्रसाद यादव ने दिलवाया, वरना तो सोनिया गांधी तो मिलने को भी तैयार नहीं थी। पहली बार जो मुलाकात हुई सिर्फ मुश्किल से 4-5 मिनट की मुलाकात हुई, फोटो तक नहीं खींचने दिया। तो काम ये जो है शुरुआती दौर में तो लालू प्रसाद यादव नहीं, लेकिन चर्चा तो ये है या खबर तो ये उड़ाई गई थी कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी को लेकर के आए थे अलायंस करने के लिए, कि नीतीश कुमार की वजह से कांग्रेस पार्टी राजी हुई। नहीं, नीतीश कुमार का कांग्रेस से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लालू प्रसाद का कम्युनिकेशन भी है, असर भी है। सोनिया गांधी उनकी बात सुनती है। जिस तरह से 2004 में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस और खासतौर से सोनिया गांधी का समर्थन किया विदेशी मूल के मुद्दे पर, उसके बाद से दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं। और आपने देखा अभी राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो
वो लालू प्रसाद यादव के घर गए चंपारण मटन खाने के लिए, नीतीश कुमार के घर लिट्टी चोखा खाने नहीं गए। तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव का जो संबंध है वो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल दोनों तरह का है। ठीक है, नीतीश कुमार का कांग्रेस से कोई कम्युनिकेशन नहीं। कांग्रेस को बड़े रिजर्वेशन है नीतीश को लेकर ना, कितने लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं। वो एंटी बीजेपी फोर्स का चेहरा कैसे बन सकते हैं, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। वो याद दिलाता है 1977 की, जब प्रधानमंत्री का चयन हो रहा था और जब चिट निकाली गई तो उसमें जगजीवन राम का नाम आया। मतलब नीतीश जी का वैसा राजनीतिक वजन है नहीं जितना वो समझ रहे हैं। मतलब जितना धरती पर है और जितना चांद पर जाकर कम हो जाता है ना 1-6 हो जाता है। और लगातार उनकी है वो लोकप्रियता चांद, घट रही है वो है। चांद वाला वजन। नहीं, अगर मैं उनकी सबसे बड़ी समस्या सौरभ ये है ना कि अपनी विश्वसनीयता इतनी नीचे जा रही है उनकी, तो वहां पर फिर ऑलरेडी आप जब टेबल पर बैठते हैं बातचीत को लेके तो वहां पे आपका गुरुत्व कम होता है। जैसा कि प्रदीप जी ने बोला कि वाकई अगर कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी से बाहर किसी दल के नेता का इक्वेशन 10 जनपद से अगर सबसे शानदार है तो उसमें लालू प्रसाद यादव है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव अगर इस पोजीशनिंग में हैं, बिहार में भी वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। आज आप बिहार में किसी से बात करें आरजेडी जेडीयू की तुलना में तो आपको लगेगा कि आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है, और जितनी मजबूत स्थिति में आरजेडी है, नीतीश कुमार उतनी कमजोर स्थिति में है, और ऐसे में बातचीत के टेबल पर उनकी स्थिति कमजोर रहनी ही है। हर्षवर्धन जी, देखिए, नीतीश जी भी होते तो कहते कि कहाँ कौन कर रहा है, कहाँ कौन कर रहा है बताइए। अच्छा ठीक है, हम पता करते हैं, सब कुछ अच्छा है। अभी ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी हम पता करते हैं। देखिए, हम लोग रामायण महाभारत उनके चरित्रों की बात करते हैं तो जैसे बाली को था ना कि सामने जो आता है तो उसका बल वो आधा ले लेता है। तो नीतीश जी का पूरा बल अभी चला गया है लालू जी में। तो अगर वो सबसे आगे दौड़ते दिखें तो समझ लीजिए पीछे छिपे हुए लालू जी उनको धकेलते जा रहे हैं, और अगर वो दिखे कि नहीं वो गिर गए तो समझ लीजिए लालू ने हाथ छोड़ दिया है। 12 जून की बैठक नहीं हो पाई क्योंकि लालू जी का हाथ नहीं था। 23 जून की बैठक पटना में हुई क्योंकि लालू जी ने पर्सनली सबसे बात करके उस बैठक को तय कराया। मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि अगर कोई संयोजक मंडल ऐसा कुछ बने तो उसमें नीतीश जी रहें, लेकिन इतनी भी महत्वपूर्ण भूमिका में न हो जाएं कि फिर वो पूछने लगे कि अच्छा कहां कौन कह रहा था, नहीं पता करता हूं। तो इतनी स्थिति लालू जी नहीं देंगे। अब चलिए, ये संयोजक की जो बात हो रही है, इंडिया अलायंस का नाम तो भी राहुल गांधी भी ले रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख में हैं और घूमते घूमते वो बात करते हैं लोगों से, कहीं छोटी छोटी सभाएं करते हैं। अब उन्होंने वहां 2-3 दावे किए। उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ क्या नीचे जा रहा है, तो उन्होंने कहा कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ नीचे गया था। किसका ग्राफ नीचे गया था? हिमाचल में किसका ग्राफ नीचे गया था? और अभी 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, देख लीजिएगा। हम चारों के चारों चुनाव जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। उसके बाद उन्होंने दूसरा दावा किया उन्होंने कहा गारंटी है कि 2024 में इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, हम लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। उसके बाद उसमें बहुत सारी बातें पुरानी भी थीं, लेकिन उसमें एक नई चीज थी, वो मैं आपको जब चर्चा करेंगे तब बताऊंगा। पहले आप राहुल गांधी का बयान सुनिए। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी। Muslims are under attack in India. This is not wrong. But you must also realize that there are many other people also under attack in India. Okay? Please look at what is going on in Manipur today. For 4 months, Manipur has been burning. Right? So you must not think that you are the only people under attack. All sorts of... Yeah, it is happening. Of course it is happening. But
It is happening to Muslims, it is happening to other minorities, it is happening to Dalits, it is happening to tribals, right? Because it is the attitude and the approach of the BJP. And this is something we are committed to fighting. अब राहुल गांधी ये दावा करें कि हम चुनाव जीतेंगे, राज्यों के चुनाव भी 24 के चुनाव में, तो ये तो कोई नई बात नहीं है और ये वो दावा ये करेंगे भी, तो इसमें तो कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जरूर कि वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने सारे संस्थाओं पर कब्जा ना कर लिया होता, फिर उन्होंने गिनाई हैं संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन पर, मीडिया पर, ब्यूरोक्रेसी पर, जुडिशरी भी उन्होंने बोला, अगर ये सब कुछ ना किया होता तो ये 19 का चुनाव भी नहीं जीतते, ये उनका कहना है। 14 में किसका कब्जा था इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे? क्यों हार गई कांग्रेस? 19 में तो थोड़ा बेहतर भी हो गई, 14 में तो और हालत खराब थी, सिर्फ 44 सीट आई थी। तो ये केवल बोल देने से कुछ होगा नहीं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव बीजेपी का अगर दिल्ली को राज्य के रूप में मिला लें तो 13 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी की स्ट्राइक रेट 80 से 95% तक है। और मुझे पूरे देश में एक राज्य बताइए जहां ये स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी की हो। तो कैसे, जमीनी हकीकत भी तो समझना पड़ेगा। ये सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया, मतदाता पे भी कब्जा कर लिया है। जबरन उनको घर से निकाल के ले जाते हैं और मशीन पर बटन दबा के आते हैं क्या? तो आप कर्नाटक जीत गए तो इंस्टीट्यूशन पर कब्जा बीजेपी का नहीं था, हिमाचल जीत गए तो वहां कब्जा नहीं था, जबकि वहां चलती सरकार थी बीजेपी की। और 2018 में जब आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते तब किसका कब्जा था इंस्टीट्यूशन पे? तो ये सब इस सब के कहने का मतलब क्या है? सिर्फ इतना कि हमारी जो हार हो रही है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ये जिम्मेदारी जो है ये भी बीजेपी की है कि ये हमको हरा दे रहे हैं, और हरा दे रहे हैं किस तरह से? इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके। अच्छा, जुडिशरी पर कब्जा है तो उसका चुनाव के नतीजे से क्या मतलब है? और जुडिशरी पर कब्जा है इसलिए आपकी सदस्यता बहाल हो गई। तो ये जब इस तरह की आप बात करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता और कम हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये जो बातें बोल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जो ये बातें बोल रहे हैं दरअसल सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। जैसे कमज़ोर छात्र होता है, जब फेल हो जाता है तो इस तरह के बहाने करता है कि वो लाइट नहीं आ रही थी, वो हमको किसी ने पढ़ाया नहीं, वो हमारी किसी ने मदद नहीं की, तमाम तरह के वो तर्क देता है। नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है इनकी बातों में, खासकर कर्नाटक के बाद। अब उनको लगता है कि आने वाले ये 4 चुनाव हैं, इसमें हमारी स्थिति 19 में बेहतर होगी। वही कहने जा रहा हूं कि 2019 में जब चौकीदार चोर है कहा था तो इतने कॉन्फिडेंट राहुल गांधी दिख रहे थे कि लग रहा था कि बस अभी जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को उतारेंगे, खुद कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि राहुल गांधी आजकल जो बोलते हैं, संस्थाओं पर कब्जे को लेकर अगर आरोप इस देश में लगे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं। जुडिशरी ने अगर किसी सरकार के कहा कि संस्था को पिंजरे में बंद तोता कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी के समय किया है। मॉनसून सत्र चल रहा था 2012 में, कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जाते हैं, चेयर के कान में फुसफुसाते हैं और एडजर्न हो जाती है राज्यसभा। लोगों को याद ही नहीं रह जाता ना। तो इस तरह से संस्थाओं को अपने मन मुताबिक चलाया जाता है, कब्जा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला, उनके ऊपर जो आरोप लगे उन आरोपों की फेहरिस्त आज अगर निकाली जाए तो देश में आपातकाल जैसा लगने लगेगा। उसके बाद राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सब जीत जाएंगे। कोई कहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बाथरूम में जाके फोन सुनते थे, ऐसा मैंने सुना है। देखिए, उनके ऊपर तो जो गंभीर आरोप थे उन आरोपों की अगर चर्चा हम करेंगे, और उनके ऊपर तो यह भी था कि किस एनजीओ के जरिए कहां से पैसे को रूट कराया जाता था, ऐसे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे। इस सरकार में किसी संस्था के प्रमुख के ऊपर वो आरोप नहीं लगे। और कमाल की बात यह कि गोल पोस्ट कैसे शिफ्ट करते हैं। 4 सीनियर मोस्ट जजेज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो साथी हो जाते हैं, उनमें से एक सीजीआई बन जाता है तो वो दुश्मन हो जाता है। इसका मतलब ये कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे तो आप सब संस्थाओं को ध्वस्त करते जा रहे हैं। जनता कहां है भाई इसमें? लोकतंत्र में पब्लिक कहां है जो वोट दे के आती है? गर्मी में, जाड़े में, बरसात में जाके वोट दे के आती है, वो करेगी हम लोकतंत्र बनाएंगे या राहुल गांधी बनाएंगे। अब राहुल गांधी लद्दाख में है, स्मृति ईरानी अमेठी में है,
अमेठी से राहुल गांधी हारे, स्मृति ईरानी ने हराया। वो 2 दिन के दौरे पर वहां पर स्मृति ईरानी गई हुई, और जब से ये इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला उत्तर प्रदेश का, तब से ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है कि क्या राहुल गांधी अब दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से और अमेठी से। अब क्योंकि हारने के बाद राहुल गांधी वहां ज्यादा कभी गए नहीं है, तो इसीलिए ये बात हो रही है कि भाई स्मृति ईरानी तो मेहनत कर रही है वहां जाकर के, राहुल गांधी वहां दोबारा कभी जाएंगे क्या। अच्छा, ये भी बहुत लोग कहने लगे हैं कि अगर इस बार राहुल गांधी चले जाएं तो अमेठी फिर राहुल गांधी को चुन लेगी। अब लेकिन ये सब तो चुनाव के वक्त ही तय होता है। जरा स्मृति ईरानी जी की कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, वो आप देखिए। जब वो अमेठी में गई हैं और लगातार दौरे कर रही हैं, वो लोगों से मिल रही हैं, चौपाल लगा रही हैं जगह जगह जाकर के, कनेक्ट कर रही हैं सीधे, और वहां पर इन्वेस्टर समिट से जुड़े कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो आई हैं, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी लोकार्पण जो है वो स्मृति ईरानी ने किया है। तो ये आप 2 कॉन्ट्रास्ट हैं आपके सामने, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। कुछ खास बात है देवेंद्र 2 दिन के दौरे पर स्मृति वो लगातार जाती हैं सौरभ, और 2014 के बाद भी आप देखें जब वो चुनाव हार गई थी, उसके बावजूद राहुल गांधी जीतने के बावजूद अमेठी नहीं जाते थे, वो हारने के बावजूद अमेठी जाते रही थी, और अभी भी उनका वही काम लगातार जारी है। जबकि दिलचस्पी ये है कि अभी भी उनको नहीं पता, और बीजेपी में किसी को नहीं पता कि आपको कहाँ से चुनाव लड़ना है। वो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बॉडी तय करेगा, चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। स्मृति ईरानी भी इस बात को जानती हैं, लेकिन अगर उनके अमेठी के पैटर्न को देखें, काम करने के तरीकों को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि 2014 की तुलना में, 2019 की तुलना में अब स्मृति ईरानी वहाँ पर ज़्यादा मजबूत हैं संगठन के लिहाज से। आमतौर पर एक धारणा आपको बताई जाएगी कि हाँ, राहुल गांधी के पक्ष में अब अमेठी के लोग हैं, लेकिन हकीकत आप देखेंगे, उसके पीछे मैं फैक्ट्स आपको दूं कि पहले जो बूथ वर्कर, बीजेपी के अपने बूथ वर्कर हर बूथ पे होते थे, वो लगभग 20,000 के आसपास थे पिछले चुनाव में। इस बार स्मृति ईरानी के पास ऐसे 60,000 लोग हैं जो कि डायरेक्टली उनसे मिनट टू मिनट कनेक्टेड रहते हैं, और वो सीधे उनके बूथ वर्कर हैं। हर एक घर में लगभग वो अपनी पैठ बना चुकी हैं अपने बूथ वर्कर के मार्फत। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव होगा तो उनके लिए कितना बड़ा कुशन का काम करेगा। स्मृति ईरानी बार बार वहाँ पे जाते रही हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं, पिछले दिनों उनसे बातचीत हो रही थी, वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर से वहाँ पर जाएँ। और आप समझ सकते हैं अगर राहुल गांधी फिर से जाते हैं और स्मृति ईरानी हराने में सफल रहती हैं तो फिर उनका जो पॉलिटिकल स्टेचर है और कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी के सामने मुसीबत यह है कि पहले भी वो अमेठी नहीं जाते थे, अब भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या इतना बड़ा रिस्क लेगी कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने भेजे, जो कि अभी भी अमेठी की जनता से उसी रूप में कनेक्टेड है। बहुत बड़ा हैंगओवर है ना, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों पर गांधी परिवार का, वो क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया है? पूरे तरीके से तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव के आप नतीजे को देखें या वोट बैंक के हिसाब से देखें तो सौरभ आपको ये समझ में आएगा कि पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने अपने 2-2.5-3 लाख वोट अपने गंवाए हैं वहाँ पे, और अमेठी में नए वोटर्स बढ़े भी तो वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है यार। इस तथ्य के बावजूद अच्छा, ये राहुल गांधी के लिए बड़ी पशोपेश की स्थिति है कि चुनाव कैसे न लड़े अमेठी से, आप छोड़ कैसे सकते हैं अमेठी को? यही बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। बात ये नहीं कि कहाँ से लड़े, अमेठी छोड़ने का मतलब, और जो संभावना जताई जा रही है कि शायद सोनिया गांधी रायबरेली से न लड़ें, इस बार राज्यसभा में जाएं, तो गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली छोड़ देगा। ये जो मैसेज है, राहुल गांधी अमेठी से लड़े 19 में, हार गए, चुनाव में हार जीत होती रहती है। हारने के बाद छोड़कर चले गए, लड़ने की फिर से हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपना जो जिसको कहते हैं कि परिवार का किला था, जो अभेद्य दुर्ग माना जाता था, वहां से पहले एक बार उनके चाचा हारे हैं, दूसरी बार वो हारे हैं। उसके अलावा परिवार का उनके कोई चाचा हारे संजय सिंह 77 में, हाँ, संजय गांधी हारे, तो उसके अलावा कोई हारा नहीं। तो राहुल गांधी अगर लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं तो बहुत बड़ी तो बात है। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनी है, आपने अगर ध्यान दिया हो, उत्तर प्रदेश से 3 सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। तो 3 लोगों की कांग्रेस बची है उत्तर प्रदेश में। अब आप बताइए 80 सीट वाली जो वाला स्टेट है, वहां से कांग्रेस वर्किंग कमेटी में आपको परिवार से बाहर कोई मिला ही नहीं। ये बात तो प्रदीप जी लेकिन है ना कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो तभी लड़ेंगे जब जीत निश्चित हो। नेता इस कद का नेता तो वहीं से लड़ सकता है। नहीं, आप जो कह रहे हैं यही तो राहुल गांधी अभी लद्दाख से कह रहे थे, करगिल से। वो यही तो कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती है, हमें जिता दिया जाए तो हम देखिए हरा देंगे भी।
समझ रहे हैं ना, हमें जिता दिया जाए अमेठी तो हम में हरा देंगे। अमेठी में तो फील्ड ही फील्ड है, वहां दिक्कत है, वहां कभी किसी ने कुछ बनाया नहीं है। नहीं, थोड़ा सा मैं इसको 2 लाइन जरूर बोल दूं। मैं, चूंकि हमारा तो गांव ही प्रतापगढ़ है, हम तो बगल के ही हैं। आप सोचिए कि जिस अमेठी रायबरेली को लेकर इतना ज्यादा महिमा मंडन होता है, मैं उसको बार बार कहता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी कैसे जाएं वहां रुक पाते नहीं हैं। उनकी जो पूरी टीम है वो अपना नाश्ता तक लखनऊ से लेकर जाती है, क्योंकि अमेठी रायबरेली में तो कुछ मिलेगा नहीं, लखनऊ से नाश्ता लेकर जाती है। अब उनके ठीक है कि जो अगल बगल के लोग हैं वो तो नरेश पे रुक के रायबरेली में चाय नाश्ता, चाय समोसा कर लेंगे, लेकिन वो तो वहां भी नहीं रुक सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात हुई है, विकास, नई परियोजनाएं, इन्वेस्टमेंट आना, ये सब अलग बात है। स्मृति ईरानी एक्सेसिबल हैं, लोगों से जाके मिल रही हैं। स्मृति ईरानी के स्वभाव में ढेर सारे अहंकार दिखते हैं, ढेर सारे अहंकार के आरोप लगते हैं, लगातार लगते हैं, लेकिन वो इसलिए इसके बावजूद वहां हैं क्योंकि वो लोगों से मिल जा रही हैं। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी से तो मिलने की किसी की स्थिति नहीं। आप कैसे किसी नेता को कैसे चुनेंगे? लोग करेंगे राहुल जी लौट कर जाएंगे, फिर से सब चले आएंगे। समय बदल गया भाई। ये जो सोशल मीडिया है, जो हाथ में मोबाइल है, इसने बहुत जो अहंकार वाली बात भी जो है ना, किसी और के साथ कुछ उनका नोक-झोंक कुछ हो जाए वो अलग बात है। नहीं, मैं सामान्य उसकी बात कर रहा हूं। आम लोगों के बीच में कभी उनके व्यवहार में बिल्कुल सौरभ, और व्यक्तिगत कम्युनिकेशन के मामले में या पहुंच के मामले में स्मृति ईरानी से सहज नेता, उस स्टेचर का नेता शायद आपको देश में कम ही मिलेंगे। एक उदाहरण देके मैं आपको बताऊं कि जब HRD मिनिस्टर वो थी, और आपको ध्यान होगा कि उस समय सेंट्रल स्कूल में एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा सांसदों के कोटा वगैरह होते थे, फिर उसको लेकर बहुत ज़्यादा रश रहता था। अब तो वो सिस्टम बदल गया है। स्मृति ईरानी के यहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि उनके गेट पे भी कोई गरीब व्यक्ति जाए और उसका परिचय भी ना हो, सिर्फ वो एक लेटर दे के आता था उनके गेट पे और उसका एडमिशन होता था। तो एक्सेस के मामले में स्मृति ईरानी का जवाब नहीं। अभी पार्लियामेंट में आपको अक्सर दिखेगा कि अमेठी के 200-300 लोगों को लेकर वो आती हैं, पार्लियामेंट घुमाती हैं, प्रधानमंत्री से मिलाती हैं, तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और राहुल गांधी जब सांसद थे, अब राहुल गांधी बहुत बड़े नेता है ना, तो फिर उनको क्या जरूरत है जाने की? लेकिन वो उनके लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं। सुनिए, इंदिरा गांधी देखिए प्रधानमंत्री थी, रायबरेली से रेगुलर लोग दिल्ली आते थे, उनको दिल्ली घुमाया जाता था, उनका जो काम हो वो होता था। अगर उस समय सबसे बड़ी सिफारिश होती थी एम्स में एडमिशन मिल जाए कि उनके घर का कोई बीमार है, वो होता था। लौटने का टिकट कटाया जाता था और भेजा जाता था। इंदिरा गांधी से मुलाकात होती थी जब वो प्रधानमंत्री थे। राहुल गांधी क्या है, सांसद ही तो थे वहां से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।